कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड के अंसार का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। तो क्योंकि हम लोग सीरीज से चल रहे हैं तो उसी के आगे अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तो एलसीएम क्या होगा? तो आप जानते हैं एक सूत्र से, पहला नंबर का हल देखिए। सूत्र से आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके भैया? मासा गुणे लासा के। मासा गुणे लासा का, ये यूं कह ले HCF गुणे एलसीएम के, ठीक है? उसी का इंग्लिश में नाम है मासा गुणे लासा के। अब देखिए दो संख्याएं, कौन कौन सी संख्या है यहाँ पर? यहाँ पर है 306 और 657। 306 और 657 तो उनका गुणनफल ले लें क्योंकि सूत्र कह रहा है। और फिर मासा की बात करें तो मासा यानी HCF आपको 9 दिया, लासा आपको पता नहीं है तो आप लासा करते जैसे। अब देखिए लासा इज इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में 9। अब 9 से इसको काटिए, 9 18 9 27 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 18 9 27 9 3 27 हो जाएगा 3 और फिर 9 चौक 36, क्योंकि वहाँ 3 बचेगा 34 हो जाएगा। तो ये लासा इज इक्वल टू हो जाएगा 34 गुणे 657। अब जब आप इसका गुणा कराएंगे ना तो गुणा यहाँ हम करा देते हैं साइड में आपके लिए, ठीक है? तो देखिए 4 7 28 4 5 20 2 22 4 6 24 24 25 26, ठीक है? फिर 7 3 21, फिर 3 15 15 16 17, फिर 6 3 18 1 19, ठीक है? अब देखिए 8 2 1 3, फिर 7 3 10 3 13, 9 2 11 11 1 12 और फिर 22 338। तो इसका आंसर कितना आया? 22 338, यानी लासा कितना है? 22 338। तो यहाँ 22 338 कहीं आपको दिख रहा है? ये रहा, तो आपका विकल्प नंबर 2 आपका सही है, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको कहना ये चाह रहा है द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 का शून्यक होंगे, तो आपको शून्यक निकालना है। तो x² - 7x + 10, अब शून्यक निकालना है तो इसके बराबर में आप 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 0, क्योंकि शून्य का मतलब ये कि क्या वैल्यू रख दें जिससे वो 0 हो जाए, तो वही वैल्यू निकालने के लिए आप बराबर में 0 कर देंगे। अब इसको द्विघात नियम से हल कीजिए। पहला आपको क्या होगा? गुणा कराने पर 10 और जो जोड़ने पर 7, तो 5 दूनी 10 5 2 7। तो ऐसा फैक्टर आपको क्या मिला? 5 और 2। x² - 5 + 2 ब्रैकेट के बाहर x + 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² - 5x - 2x + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो x - 5 हो जाएगा। यहाँ से आप -2 कॉमन ले लीजिए, x - 5 होगा। जरा यहाँ समझिएगा, जब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था। वास्तव में जब आप दोबारा अंदर गुणा कराएंगे तो फिर वो वही बन जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 0। तब देखिए वास्तव में हम सोचते हैं ये क्या है कि जो यहाँ पर बने वही यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग दोबारा कॉमन ले सकें। तो जब हम दोबारा कॉमन लेंगे तो इस बार x - 5 हो जाएगा और फिर x - 2 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अब यहाँ पर 2 केस बनेगा, एक बार ये 0 को उधर चला जाएगा, एक बार ये, तो यहाँ पर 2 केस बनेगा। यदि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ ताकि अलग पता चले। यदि x - 5 बराबर 0, तो इस केस में आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। और यदि x - 2 बराबर 0, तो इस केस में x बराबर 2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू निकली 5 और 2। तो इसमें 5 और 2 कहाँ पर है? मेरे ख्याल से ये होगा 5 और 2, ठीक है? तो आप विकल्प नंबर आपका इसमें 3 सही है। तो अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो आपको जो समांतर श्रेणी दी है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो समांतर श्रेणी क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी को इंग्लिश में AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं AP लिख लेता हूँ और फिर आप यहाँ AP क्या दी है? 10 7 4 डेड 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 सो ऑन। तो हमसे कौन सा पद पूछा? 30वां पद पूछा। तो इसमें प्रथम पद a बराबर 10 हो जाएगा और इसमें d निकालेंगे तो d क्या हो जाएगा? किसी भी पद से, प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद से उसका पूर्व पद घटाएंगे आप तो AP का सर्वांतर निकल जाएगा। तो 7 - 10 बराबर कितना हो जाएगा? -3। अब यहाँ पर n कौन सा पद निकालना भैया आपको? आप ही बताइए, 30वां पद निकालना हो। देखिए बोला है ना। अब आप फार्मूला यहाँ लगाएंगे, an =
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका। अब तीसरा पद निकालना तो a 30 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रेन बहुत परेशान करता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, क्योंकि सर्वांतर आपका 3 है ना -3। अब देखिए a 30 हो जाएगा 10 प्लस ये 29 इंटू -3, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, a 30 10 और 9 त्रिक 27, ठीक है, और फिर 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 6 7 8, तो कितना हो जाएगा 87, वो भी माइनस में। तो जब इसमें से 10 हम घटा देंगे, 87 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 77 बचेगा। तो कौन से क्या पद रहेगा, -77, तो इसमें कहीं -77 है, तो आपका ये तीसरा विकल्प नंबर 3 सही है, -77, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्रेम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। तो अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, मैं थोड़ा आपको परिमाप समझा देता हूँ। किसी भी चीज की अगर आप आउटर बॉडी मापते हैं, जैसे इसका अगर मैं ऊपरी सतह नापूं ना कितना है, तो वो उसका परिमाप कहलाता है। जैसे इस माइक है, इस माइक की अगर केवल अंदर नहीं जाना है, गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ इसके ऊपरी सतह को नापे तो वो परिमाप होगा। परि मतलब ऊपरी, और माप मतलब उसका माप करना, ऊपरी सतह की माप ही परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो एक वृत्त का परिमाप, ये आपका वृत्त है, इस वृत्त की अगर बात की जाए तो इस वृत्त का परिमाप मतलब ये वाला भाग परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप आप जानते हैं 2πr होता है, क्या होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे बात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है πr²। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों का मान जो आया है वो सेम आया है, तो हम दोनों को सेम बराबर कर देते हैं प्रश्नानुसार। ये आपको इतना डिटेल करना नहीं है, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है ना, तो मैं आपको समझाऊंगा तो है ही 2πr जो πr², ताकि आपके जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। क्यों, तो प्रश्न के अनुसार दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी भैया 2 आएगी। कितनी आएगी 2, तो यहाँ कहीं 2 है, ये पहले ही ऑप्शन आपका 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBC के, और एक एंगल आपको दे दिया है, एंगल BOC बराबर 125 डिग्री, और बाकी आपको बताना है क्या है OAB कितना होगा, ठीक है, और CDO भी दिया है 70 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम डायग्राम यहाँ फिर से बना देते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ये आपका डायग्राम है, कुछ इस तरीके से है। तो ये आपका 125 डिग्री, फिर ये आपका O हो जाएगा, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, और ये आपका D। यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है कि CDO यानी ये जो है आपका 70 डिग्री है, इसे छूट गया था तो इसे देख लीजिएगा। तो ये आपका 70 डिग्री हो गया। अब जरा समझिए, हमसे पूछा क्या है, CDO 70 डिग्री, OAB पूछा है, यानी ये वाला पार्ट पूछा है। अब देखिए जो पहले इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसको लिखिए। दिया है क्या दिया है ODC जो है वो समरूप है, त्रिभुज ODC जो है समरूप है, किसके समरूप है, त्रिभुज OBA के समरूप है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे यहाँ से तो D वाला, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जब समरूप त्रिभुजों के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ बताइए एंगल D बराबर 70 डिग्री, इसलिए एंगल B बराबर भी 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब ये 70 निकल गया, ये 70 है तो ये भी 70 है। अब यहाँ पर थोड़ा ये देखिए, ये अगर 125 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये वाला। तो आप जानते हैं जब भी किसी रेखा पर एक सीधी रेखा खड़ी होती है तो वो रैखिक युग्म बनाती है, मतलब उनके दोनों तरफ का योग कितना होता है 180 होता है। तो हम बताएंगे चूंकि रेखा DB पर किरण, चूंकि रेखा DB पर किरण OC खड़ी है, तो इसलिए
इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर अगर कोई सीधी ऐसे रेखा खड़े कर देना चाहे जिस पोजीशन पे, तो वो दोनों एंगल का योग कितना होगा 180। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो वही चीज हो रही है जिसको हम लोग रैखिक युग्म या लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो इसी से प्रेरणा लेकर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर COB, पहले इधर ये वाला COD ले लेते हैं पहले, एंगल COD बराबर प्लस एंगल COB, दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आना चाहिए भाई, लीनियर पेयर। बाद में आप बता सकते हैं रैखिक युग्म, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आपको इतना डिटेल नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर के लिए अगर आप इतना डिटेल करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप COD को देखें, इसको COD ये तो हमको पता नहीं है, एंगल COD बराबर पता नहीं, और COB कितना है 125 डिग्री, कितना 125 डिग्री बराबर 180। तो एंगल COD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। तो अब घटाइए, 180 में से जब 125 आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गए 4, और ये कट जाएगा ना, सही है। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 2 गए कितना 5 बचेगा, यहाँ 55 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ था, 55 डिग्री। तो एंगल COD बराबर हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अब जरा समझिए, ये वाला एंगल आपका आ गया 55 डिग्री, तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। रीजन बताइए, मैं लिख रहा हूं एंगल BOA बराबर हो जाएगा एंगल COD के। मैं आप ही से पूछता हूँ क्यों बराबर होगा, बताइए, कोई रीजन है? हाँ है, बिल्कुल, शीर्षाभिमुख कोण। किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। आप रीजन दे सकते हैं भाई साइड में, ठीक है। जब भी दो रेखा एक दूसरे को आपस में काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होते हैं। देखिए, ये शीर्षाभिमुख की तो बना रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों बराबर तो एंगल BOA कितना हो जाएगा, एंगल BOA भी 55 डिग्री हो जाएगा। जब ये 55 डिग्री आ गया, जब ये नीचे वाला भी 55 डिग्री आ गया, आपको ये एंगल चाहिए था, तो अब इस त्रिभुज में काम कीजिए OAB में, ठीक है। तो देखिए, अब त्रिभुज OAB में एक बात आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एंगल AOB प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना, 180 डिग्री। तो AOB कितना है, 55 डिग्री, और एंगल A ये तो निकालना ही है, इसी के लिए तो सारा तामझाम है। एंगल A से मेरा कहने का मतलब है एंगल OAB, क्योंकि बीच में ये पड़ रहा है तो एंगल A मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, तो इसको समझिएगा, ठीक है। A प्लस एंगल B कितना है आपका 70 डिग्री, और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 30 100 120, और ये हो जाएगा 125, कितना 125 डिग्री। एंगल A प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, सही है। 70 30 100 और उधर 20, हाँ 25, सही है। एंगल A जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो घटाएंगे तो 100 ऐसे ही घट जाएगा, और 80 में से जब 25 हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, तो एंगल A भी 55 डिग्री होगा। तो एंगल A कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा ले लीजिए इस बार, OAB, एंगल OAB, वही पूछा था ना, OAB। तो एंगल OAB बराबर क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो यहाँ कहीं 55 डिग्री है, तो आपका विकल्प नंबर A सही है। ये काम आपको जल्दी से करना है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आप इतना समय नहीं लगा सकते। अगर आपको समझाना ना हो तो मैं इस चीज को बहुत तेजी से कर दूँ। तो अब देखिए, ये आपको कोई संख्या नहीं है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है ये समझिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक होता है, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 1 1, तो 1 1, फिर कहाँ है 2 3 4, 1 2 3, और फिर ये 4, फिर अब 2 को देखते हैं, 1 2, 2 बार आया है ना, तो 2 और 2, और फिर क्या है 3 1 3 3, 2 बार 3 भी आया है, और फिर 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 4 आया है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आप तो सीधे 4 में टिक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 की बारंबारता क्यों हुआ मैं ये आपको बता रहा हूँ। 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे
अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 4। तो यहाँ आपको कहीं 4 दिख रहा है, तो विकल्प नंबर आपका 4 सही होगा। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब।